चौधरी एतजाज एहसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद से भी राय लेते हैं, इस सारे घन चक्कर को समझने की कोशिश करते हैं। एतजाज एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम तो बड़े कंफ्यूज हुए हैं जब से इलेक्शन हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किस तरफ मामला जा रहा है, अभी तक कंफ्यूजन बाकी है। और आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए हैं सर, उसके बाद आपके नज़दीक इस सारे इलेक्शन की क्या साख रह गई है? नहीं, अब तो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी के ज़हन में। एक आला अफसर है, आला तरीन अफसरों में कमिश्नर जो है, बड़े हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है पाकिस्तान में। उसके तहत 4 या 5 ये आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो फैसला कौन किरदार अदा करते हैं इस इलेक्शन में, ये तयन करने का कि कौन जीता कौन हारा। जो अपनी फॉर्म 53 बनाते हैं, मुरतब करते हैं, लेते हैं सारी, और फॉर्म 47 जिसको तरतीबवार हर पोलिंग स्टेशन से लेकर उसको एक कंसिस्टेंट और उसका फिगर और जो कलेक्टिव फिगर है फॉर्म 45 का, वो एक होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ एक नहीं है, क्योंकि उनको दबा के, उनको धमका के और आरओ से ये चेंज किया जाता है। और वो कमिश्नर साहब कह रहा है कि वो रोते रोते मेरे हुक्म को मानते रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं एक नून लीग वाले, वो जो मरियम औरंगजेब बीबी है, वो फरमाती हैं कि जी कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं इलेक्टोरल प्रोसेस से। कमिश्नर भाई 5 आरओ का अगर अफसर है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है उनकी डिसीजन को, उनकी डिस्क्रेशन को, तो इसका किस तरह इसको आप कह सकते हैं कि ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और फिर वो खुद कह रहा है कमिश्नर साहब कि मैंने ये किया और ये हुआ और मुझ पे ये दबाव था और मैं टॉर्चर्ड रहा हूँ फॉर इतने डेज इंटरनली अपने आप के सामने, और फिर बिल आखिर मैंने सोचा है कि मैं सच बोल दूँ। और ये है, एक आपको और चीज अर्ज करूँ, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि कोई एविडेंस ही नहीं पेश किया इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है पर एविडेंस कोई नहीं पेश किया। हाँ, अगर तो जो कमिश्नर हैं, इनका बयान, लियाकत चट्टा साहब का बयान सिर्फ होता जिसके जरिए इन्होंने इल्जाम लगाया होता ग्राम पे, मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे, अगर इन पे इल्जाम ना लगाया होता, इन पे इल्जाम लगाया होता और अपने आप को मुलव्वस करार न दिया होता, तो फिर कोई एविडेंस शायद ना होता। लेकिन जब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट करता है, जो कन्फेशनल यानी इकबाली बयान देता है, वो तो फिर खुद सबूत बन गया। मेरा किरदार इसमें ये था इस जुर्म में, तो वो अपने आप को भी सजा का वाजिब करार दे रहा है, सजा, और वो एडमिट कर रहा है। अब ये एविडेंस है। अगर कंफेशनल स्टेटमेंट इकबाली बयान हो तो वो आईन के तहत, कानून शहादत के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इन सब के तहत वो एडमिसिबल है एज एविडेंस। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि लियाकत अली चट्टा ने जो ये इकबाली बयान दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे फांसी दे दी जाए रावलपिंडी के चौक में। कानूनी तौर पे अगर उनके ये इतराफ़ है और इसको सच मान लिया जाए तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे तो उसको रिजल्ट को बहुत कुछ हो सकता है, आर्टिकल 6 भी लग सकता है, क्योंकि आर्टिकल 6 क्या कहाँ अप्लाई करता है, इसको देखना चाहिए। आर्टिकल 6 हर उस शख्स पे अप्लाई करता है जो आईनी हुकूमत
बनाने में या आईनी हुकूमत को गैर आईनी एतबार से हटाने में शरीक हो। आईनी हुकूमत गैर आईनी हुकूमत के बनने में और हुक्मरानी को के अमल को संभालने में, इख्तियार को संभालने में, या गैर आईनी तौर पे आईनी हुकूमत को हटाने में जो भी शरीक हो, उस पे तो आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन हर वो शख्स, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो, मैं ये बड़े कई मरतबा कह चुका हूँ और इस पे मैं तसलसल से कायम हूँ कि उसका टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और हुक्मरान जो निगरान हुक्मरान है वो 90 दिन से ज्यादा चलते रहे। इन पे उसका इख्तियार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि वो, उसका सिर्फ इख्तियार ही नहीं है, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उसका फर्ज है। इट्स नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए ड्यूटी अपॉन हिम। आर्टिकल 218 और 224 में के उसके मुताबिक इट इज हिज ड्यूटी टू एंश्योर that everyone runs according to and under the constitution। ठीक बात। सारा मुल्क का निजाम। लेकिन चौधरी साहब वो तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करे, वो तो मुस्तरद भी कर रहे हैं उनके इल्जामात को भी, और जनरली भी उन्होंने कहा है कि मुल्क में बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं। तो इस तरह जब काजी फायज ईसा साहब ने भी इस पर कोई फिलहाल नोटिस नहीं लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी इसको रद्द ही किया उनके इल्जामात को, तो फिर उनके इल्जामात की अब क्या मंतकी अंजाम क्या नजर आ रहा है आपको? उनका इल्जाम इतना ज्यादा पावरफुल है, उसकी इतनी ज्यादा सर्कमस्टांशियल करॉबोरेशन है, लोग उठाए गए हैं सबके सामने। ये तो इस पे एविडेंस बुलाना चाहिए ना चीफ जस्टिस को, मांगना चाहिए कि कहाँ कहाँ एविडेंस कौन कौन दे सकता है, एक दावत आम दे और बैठ के एक बेंच में, पर जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद वैसे उस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते असूली तौर पे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब पे तो उसने इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम ऐसा नहीं लगाया कि उसने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने ये किया। उसने कहा मैं भी उसमें मुलव्वस हूँ, ये इकबाली बयान दे रहा है और मैं परेशान हूँ, मेरे से ये जो जुर्म है, इसका जो गिल्ट है, इसका जो एहसास है जुर्म है, मुझे जीने नहीं देता, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। एक बड़ा चॉइस साहब मेरी आज निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब से बात हुई इस मौजू पे, तो वो कहते हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि ज़हनी तौर पे इन्हें प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली को भी इनसे शिकायत हैं, ये ऐसे हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी 20 ये ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन नहीं हो रही थी, उन्होंने 3 हफ्ते बाद रिटायर हो जाना है, तो इन्हें इस बात का भी दुख था कि बोर्ड में इनकी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, तो इसलिए ये हुकूमत को जिम्मेदार समझते थे, इन्होंने इसलिए ये सारा खेल खेला है। 1990 की बात है, अगस्त 1990 की। बीबी शहीद को अक्टूबर में बीबी शहीद को हाई कोर्ट लाहौर ने तलब किया था एक रेफरेंस केस में, जो कि सदर इसाक खान ने फाइल किया था बीबी के खिलाफ। तो बड़ा मजमा था, बहुत मजमा था वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें एक बंदे ने मुझे टाई से, मैं आराम से जा रहा था, मेरी टाई से पकड़ के मुझे गिरा लिया फर्श पे और ऊपर पिस्तौल खड़ा कर दिया। और वहाँ सज्जाद भट्टी साहब एडवोकेट, सीएम सरवर साहब एडवोकेट, ये दोस्त थे और बहुत सारे वकला थे। उन्होंने उस बंदे से पिस्तौल भी छीन लिया और उसको हमने पेश कर दिया। उसी वक्त राशिद अजीज साहब थे जज और मलिक सुल्तान साहब वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और उन्होंने राशिद अजीज साहब ने उसी वक्त ऑन ड्यूटी डीआईजी को बुला लिया, एसपी को बुला लिया और आईजी को नोटिस किया कि वो भी आए कि एक सीनियर वकील पे इस तरह हमला और असला किस तरह आया वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। अब जो एसपी दाखिल हुआ और उसको उन्होंने कहा जज साहब ने कि इस आदमी को पहचानते हो, तो उसने सीधा ही कहा जी ये इसका दिमाग ज़हनी जो है खराब है और ये तो पागल है। हाँ, वो
लोगों ने पूछना शुरू किया। मेरे जो वकला थे मियां अब्दुल नजब, उन्होंने उनको पूछना किया कि भाई आप इसको किस तरह जानते हैं, पहले कहाँ से? उन्होंने कहा जी ये पागल है, मैंने देखा भाई ये पागल है। वो उसको अपने ही असैसिन को एकदम पागल डिक्लेयर कर दिया। ये तो अपने जो मुखालिफ है उसको पागल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो टिपिकल डिफेंस है जो कि इनको पहले से ब्रीफ किया गया होगा कि जी जब कोई आप पे ये वाकया हो तो आपने मुल्जिम को या किसी शख्स को जो आपके खिलाफ बयान दे रहा हो, अच्छा चौधरी साहब, ये एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब कोई हल नहीं है सिवाय री इलेक्शन के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, फॉर्म 45 के तहत ही फैसले जारी हो जाएं तो इलेक्शन की जो सारा रिजल्ट है वो ठीक हो सकता है। आपके नज़दीक इस सारे बहरान से निकलने का हल है क्या? फॉर्म 45 एंड फॉर्म 47, वेरी सिंपल, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे उनमें अगर डिस्क्रेपेंसी है तो आपको पता लग जाएगा कि किसके वोटों को बढ़ाया गया है, किसके वोटों को कम किया जाए क्या है, और किस कदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें शामिल है और जिम्मेदार है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 6 लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, पर ये तो बिल्कुल लगता है। आज ये सिंपल है मेथड, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो बेंच of which the Chief Justice, Honorable Chief Justice is not presiding himself. Father Chief Justice उस बेंच की सदारत नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद उनको मुलव्वस किया गया, गलत या सही, पर उनको मुलव्वस किया गया है। और वो बेंच बैठे, उसको कॉन्स्टिट्यूट करे, चाहे वही कमेटी, और वो 5, मैं समझता हूँ कि 5 या 7 मेंबर्स का बेंच जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की इलेक्शन, ये 3 मेंबर का बेंच जो इतनी हम वो लान तान वगैरह और शिकवे करते थे कि जी ये उमर अता बंदियाल साहब ने 3 मेंबर का बेंच बनाया हुआ है, एक तरफ एक को बिठाया हुआ, दूसरे को दूसरी तरफ, और ये सारे फैसले कर रहे हैं। हमें कंटिन्यूटी उसमें नजर ना आए। बिल्कुल ठीक है।